इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम लोग जो है अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हमने आपसे पहले भी चर्चा किया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वास्तव में किससे रिलेट करता है। तो हमने थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है, इसको एक बार देख लीजिए। हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, हो सकता है कुछ आपको असुविधा भी हो, उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वास्तव में होता क्या है। हमने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेट होता है किससे, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों का एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन, दोनों के बीच रिलेशनशिप और दोनों के बीच में एक दूसरे से इंटर कन्वर्जन की हम लोग बात कर रहे हैं। और केमिकल एनर्जी को जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम लोग कहते हैं गैल्वानिक सेल या वोल्टेइक सेल। इसको आपको अभी पढ़ना भी है, गैल्वानिक या वोल्टेइक सेल। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। अब ये भी दो पार्ट में आपको दिखाई देगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जब हम लोग पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस 11th क्लास में अगर आपको याद होगा, आपने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑब्जर्व किया था, तो यहां पे ये चीजें आपको मिलेंगी। तो इसको भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा। और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, से गैल्वानिक या वोल्टेइक सेल कहते हैं। इसमें कह रहा है इस डिवाइस में, यानी गैल्वानिक सेल के बारे में कह रहा है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है। इन दीज डिवाइस द डेल्टा जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, लिखा है इन दीज डिवाइस द डेल्टा जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, डेल्टा जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब आप जान ही रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। और उसके बाद ये कह रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो केमिकल रिएक्शन अपने आप से स्वतः होने वाली प्रोसेस को आप स्पॉन्टेनियस कहते हैं। स्वतः होने वाली प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन, तो आपने सुना भी होगा कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो रहती, डेल्टा जी क्या है, फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है तो ये इक्विलिब्रियम बताता है, इक्विलिब्रियम स्टेट। ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है आपने। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो ये बताता है आपको क्या, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है अगर पॉजिटिव होती है तो ये क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये होता है। आपने इसको ऑब्जर्व किया है। इसको ऑब्जर्व करने के बाद आपने बताया है कि नॉर्मली हम लोग इसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं। अगर सीधे सीधे इसको देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो बता रही है। तो यहां पे देखिए, अब डेल्टा जी होता क्या है, आप जानते हैं जी जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक, गिब्स फ्री एनर्जी। और आपने पढ़ा है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये सब चीजें पढ़ा हुआ है आपने, ये सब चीजें पढ़ा हुआ है। डेल्टा एच जो होता है ये टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये टोटल एनर्जी है। और टी डेल्टा एस जो है ये वह एनर्जी है जो किसी भी सिस्टम की जो है रैंडमनेस को मेंटेन करने का काम करती है। एनर्जी मेंटेन टू फ्रीडम, एनर्जी मेंटेन टू फ्रीडम, यानी जो एनर्जी है जो फ्रीडम को मेंटेन करने का काम कर रही है वो क्या है, डेल्टा टी डेल्टा एस। तो दो टोटल एनर्जी में से जो एनर्जी मेंटेन कर रही है, फ्रीडम को मेंटेन कर रही है, यानी आप जैसे फ्री रह रहे हैं तो आपकी एनर्जी ऑफ फ्रीडम होगी। और सिस्टम की टोटल एनर्जी दोनों का सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, डेल्टा जी की वैल्यू ये आपको मिल जाएगी। और डेल्टा, तो यहाँ पे यही दिया है इन दीज डिवाइस द डेल्टा जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू कैसे होगी, निगेटिव में, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव में है।
स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने कहा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूज करते हैं, यूज्ड फॉर रनिंग मोटर्स, गाड़ियां चल रही हैं, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल आप वहां पे कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जैसे हैं, जैसे पंखे चल रहे हैं, हीटर और गीजर, ये सभी चीजें या इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सहायता से मूवमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। और यहाँ पे जानते हैं खासियत क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये देखिए इसमें इन दीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे टू ब्रिंग रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और इसीलिए ऐसे प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोगों को इसके बारे में जो है आपको ऑब्जर्व करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस पार्ट में। तो पहले हम लोग इस पार्ट को ऑब्जर्व करने चल रहे हैं, फिर उसके बाद इस पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे। इस दूसरे पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट, इससे भी न्यूमेरिकल आपको काफी मिलते हैं। और ये पोर्शन जो है आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। 11th स्टैंडर्ड में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में ये सारी चीजें दी गई, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करते हुए, इस पार्ट को पार करते हुए उस पार्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जिससे आपको आइडिया होता रहे, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका भी इन्वॉल्वमेंट, आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये चीजें आप जल्दी से सीख जाएंगे भाई। ठीक है भाई, अगर इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें तो आइए देखते हैं। तो अब हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज हो रहा है विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द केमिकल चेंज, केमिकल चेंज which involve the which involve the flow of इलेक्ट्रिक करंट, यानी ऐसे केमिकल चेंज जो इन्वॉल्व करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो और उसके बाद केमिकल चेंज हो जाए, ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। और ये दो तरह से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, टू टाइप्स ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं, दो तरह से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। नंबर एक है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी को आप क्या कहते हैं, गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक सेल्स, वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, ये दो पार्ट में आप जो है इस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज को ऑब्जर्व आप कर रहे हैं। ठीक है भाई, इनको हम लोग जो है इंडिविजुअली पढ़ेंगे। हमने आपसे कहा ना, इनके बारे में हमने बता दिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है, ये चीजें हमने बता दिया है आपको। आप इसको देखिए, इसको स्टडी करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए। हम शुरुआत करने चले अब इंडिविजुअली एक एक करके, और इंडिविजुअली एक एक करके आपको बताएंगे, और बताने के बाद जो है फिर आपको कोई परेशानी हो तो आप शेयर जरूर करिए। आइए देखते हैं, पहला आइए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इन चीजों को हटा रहे हैं।
तो पहला आइए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। आपने कहा इसको हम लोग नाम और भी देते हैं, वोल्टेइक सेल, या गैल्वेनिक सेल, आपने अभी इसके बारे में बताया था, ये भी एक डिवाइस होती है, इट इज ए डिवाइस। और आपने अभी एक चर्चा किया कि इसमें जो है रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस redox reaction are converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही तो बोला आपने, अभी लिखा था ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए आपने ये क्या कहा था, आपने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस होती है जिसमें आप क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। कब? जब कोई स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। और स्पॉन्टेनिटी के बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है वो कन्वर्ट होता है किसमें, जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तमाम जो व्हीकल्स हैं, मोटर हैं, रनिंग मोटर्स में, फैंस में, गीजर में, ठीक, यहाँ पर जो है आप इलेक्ट्रिक गैजेट्स में भी इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इसी को अब जो है ऑब्जर्व करते हैं, कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन होता है, क्या क्या चीजें इसमें होती है। तो आइए देखते हैं इसको। अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें तो सीधे सीधे कह सकते हैं, एक आप दो कंटेनर लेंगे, दो कंटेनर ले लिया आपने, ये दो कंटेनर ले लिया आपने, और इन दोनों कंटेनर में आपने जो है इलेक्ट्रोड ले लिया, दो इलेक्ट्रोड ले लिया आपने। अब इलेक्ट्रोड वो आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा इलेक्ट्रोड लेना है, वो सिचुएशन बेस्ड होगा, अभी हम बताएंगे आपको। और इसमें जो है आपने, जैसे हमने मान लीजिए इसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, और इसके अंदर हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, और ये जिंक की राड ले लिया था, जिंक की राड ले लिया, और ये कॉपर की राड ले लिया। अभी आपको दिखाएंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है। और इसे वायर के जरिए आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, वायर के जरिए ये आपने की लगा दिया, की लगा दिया, और इसी में एमीटर लगा दिया, और इसे कनेक्ट कर दिया कागज। ठीक है भाई। और उसके बाद जो है यहां पे एक यू आकार की ट्यूब ले लिया, एक यू आकार की ट्यूब ले लिया, जिसे आप सुने होंगे साल्ट ब्रिज कहते हैं। यू आकार की ट्यूब ले लिया आपने। और यहां खासियत यह है कि जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी 1 है, इसकी मोलैरिटी 1। मोलैरिटी का मतलब एक मोल। एक मोल आप सैल्यूट लेंगे और उसे डिसॉल्व कहां करेंगे,
1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे। ये इसका की, ठीक है भाई। अब आप यहां पे देखेंगे, यहां पे अब ऑब्जर्व आप क्या करने चल रहे हैं। ऑब्जर्व करने से पहले सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी देख लीजिए। हमने कहा एक यू आकार की ट्यूब है, एक यू आकार की ट्यूब है जिसमें आप क्या करते हैं, सेमी सॉलिड पेस्ट, सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे KCl, KNO3, NH4NO3 एटसेट्रा। इन सेलुलोज, या आपने सुना होगा जेली है, सेलुलोज है, अगर अगर है, किसी में, जैसे आपने नमकीन पराठा खाया होगा, नमकीन पराठे में जो आटा है आपका, वो आटा जो है वो सेलुलोज या जेली जेली या अगर का काम करता है, और जो नमक डालते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, और पानी से उसे सेमी सॉलिड बना देते हैं। ऐसा तो आप कभी भी आटे को नहीं सानते हैं कि वो बिल्कुल लिक्विड की तरह हो जाए, सेमी सॉलिड हो, मतलब आप उसे चाहें तो कहीं पर भी इंट्रोड्यूस कर दें, तो वैसे ही फॉर्म में रहेगा। इसके बाद उसको इसके अंदर जो है इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं, यू आकार की ट्यूब में इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद जरूरी है इसका ये एंड और ये एंड कंटेनर के सॉल्यूशन में डिप हो, कंडीशन ये। इतनी चीजें हो गई। जो यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया है इसकी खासियत भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है ये किसी भी कंटेनर्स के सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करेंगे, और इसकी एक खासियत होती है, इसमें उन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिनकी आयनिक मोबिलिटी एक समान हो। तो इसमें होगा क्या, देखिए हमेशा यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि आपको बताया गया था, हमने टर्म बताया था एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होता है, आओ सीआर कहते हैं। आओ का मतलब लियो और सीआर का मतलब गर, लियो गर, आओ सीआर। ये सीधा सीधा जो है हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आओ सीआर वाली बात हो रही है, लियो गर, इन चीजों को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर इसी चीज को आप देखिए तो इस डायग्राम में ये तमाम चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये तमाम चीजें आपको दिखाई दे रही हैं जिनकी सहायता से आप बता सकते हैं इस चीज को। तो अगर हमको ऑब्जर्व करना हो इसको, क्या क्या चीजें इसमें चेंज हो रही हैं, तो एक एक करके देखते हैं। जिंक सॉलिड जो है ये एनोड की तरह ऐड कर रहा है, और कॉपर जो सॉलिड है ये कैथोड की तरह ऐड कर रहा है। तो अभी जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, आप देखिए यहां पे होगा क्या, इसे हम लोग कहते हैं हाफ सेल। ये क्या है, हाफ सेल है, और ये अनदर हाफ सेल, ये अनदर हाफ सेल। दो हाफ सेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड हाफ सेल हो गया, और ये कैथोड हाफ सेल हो गया। एनोड और कैथोड को जब आप एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम इसी को ऑब्जर्व करें, इसी को देखें, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करेंगे, जो जिंक है, जिंक सॉलिड जो है वो Zn+2 आयन में कन्वर्ट होगा और जाएगा सॉल्यूशन में। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें लिख रहे हैं। Zn2+ आयन में कन्वर्ट होगा, गोज इनटू सॉल्यूशन, गोज इनटू सॉल्यूशन, पहली पॉइंट। और जब जिंक आयन सॉल्यूशन में चला जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन क्या हो जाएगा, जिंक 2+ आयन इन ZnSO4 सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा।
ZnSO4 सोल्यूशन में इंक्रीज कर, यानी यहाँ पे जिंक आयन जो है टूट के आएगा, इसमें इंक्रीज कर जाएगा। और जब जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पे जिंक आयन बढ़ गया तो कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे SO4 2- डिक्रीज हो गया, निगेटिव आयन का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और आपको मालूम है ये चीजें होंगी। और कैथोड पे क्या होगा, तो इसके अंदर यानी कि कौन कौन है, Zn2+ आयन है और कॉपर सल्फेट 2-। इसके अंदर कौन है, कॉपर 2+ आयन है और सल्फेट 2- है। अब अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा जिंक जो है +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर हम इसको एनोड का रिएक्शन अब दिखाएं, एनोड देखिएगा, एनोड का रिएक्शन एट एनोड, देखिए जिंक सॉलिड लूज इलेक्ट्रॉन Zn2+ आयन एक्वस और +2 इलेक्ट्रॉन। ये जो चीजें हमने लिखा, जिंक +2 में कन्वर्ट होगा, ये हुआ, ठीक, ये हुआ। और ये 2 इलेक्ट्रॉन, अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। और ये जिंक 2+ आयन कहां जा रहा है, सोल्यूशन में, जिससे कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन की क्या हो जा रही है, जिंक आयन इंक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इंक्रीजेस। ठीक है भाई। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके बच रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के जरिए कहां पहुंच रहे हैं, कैथोड के पास। यानी अब आप इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम कैथोड। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम जिंक साइड, ठीक, और टुवर्ड्स कॉपर साइड, किसके थ्रू वायर, अगर इसी को हम लोग आपस में बात करें तो यहां पे सीधे हम लोग कह सकते हैं, सीधे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहां पे अगर आप देख रहे हैं कॉपर साइड जब ये मूवमेंट करेगा वायर से, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिएगा ध्यान से, यहां पे कॉपर आयन ये सॉल्यूशन से निकलेगा, गेन इलेक्ट्रॉन एंड डिपॉजिटेड एट कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा। और जिसकी वजह से होगा क्या, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिक्रीजेस। इतनी चीजें होगी, यानी कॉपर आयन की सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन है यहां पे डिक्रीज कर जाएगा, यानी यहां पे कॉपर आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज, और यहां पे क्या है, जिंक आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। दोनों चीजें हो रही। अब आप देखिए, आपको मालूम है कि यहाँ पे जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पे कॉपर आयन की कंसंट्रेशन घट रही है, यानी एक जगह प्लस की घट रही है, जहां प्लस की बढ़ रही है। तो जब प्लस की बढ़ रही है तो अब होगा क्या, जब करंट का फ्लो तब तक नहीं हो सकता जब तक दोनों हाफ सेल की जो है न्यूट्रलिटी मेंटेन ना हो। तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अब साइड ब्रिज का काम शुरू होता है, लेकिन उससे पहले इसके रिएक्शंस तो आप जरूर ऑब्जर्व करिए। पहले
रिएक्शंस क्या क्या होते हैं उनको देखा जाता है। देखिए एनोड पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो एनोड को देखिए सीधा सीधा, एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड ये कन्वर्ट हुआ, जिंक 2 प्लस आयन एक्वस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, जिंक 2 प्लस आयन एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कापर जो है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, कापर आयन कहां से, कापर आयन इस सोल्यूशन से जाएगा और कापर सॉलिड के रूप में डिपॉजिट होगा, तो यहां से कापर आयन 2 प्लस एक्वस कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, फ्रॉम एनोड से, और ये कन्वर्ट हो जा रहा है कापर सॉलिड। अगर दोनों के नेट रिएक्शन को आप देखेंगे, ये कैथोड का रिएक्शन है, तो नेट रिएक्शन जो है, हम लोग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिडक्स रिएक्शन पढ़ा हुआ है, जिंक सॉलिड प्लस copper 2 plus ion aqueous gives Zn2 plus ion aqueous और प्लस कॉपर सॉलिड। ये आपका जो है नेट रिएक्शन आपका आ गया। ये कैथोड का रिएक्शन था और ये एनोड का रिएक्शन था, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आपका नेट रिएक्शन दिखाई दे रहा है, जो इसमें प्रोसीड करेगा, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रोसीड करेगा। अब इसके बाद हमने क्या कहा, यहाँ पे Zn आयन की कंसंट्रेशन, इस हाफ सेल में Zn आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी है, इस हाफ सेल में किसकी बढ़ी है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम हुई। अब इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए साल्ट ब्रिज का जो है इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई, इसमें जो भी चीजें हैं, ये आपका आया भाई, इतना हो गया, इसको देख लीजिए एक बार, जो भी चीजें आपको अनसर्टेन लग रही है उसको देख लीजिए, बताइए, फिर आगे फिर प्रोसीड किया जाता है। आप देख लीजिए एक तरफ से, काफी ज्यादा इसमें मैटर है, क्या क्या चीजें हो रही है हमने आपको दिखाया है, तो सीधे सीधे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस डायग्राम के आधार पे हमने तमाम रिएक्शंस आपको दिखाए हैं, इसको चाहे तो पास करके चाहे जैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, इसमें हमने बता दिया, यहाँ पे प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पे प्लस आयन की कंसंट्रेशन घट रही है, ये लिखा है प्लस आयन, क्यों, क्योंकि कॉपर आयन यहाँ से यहाँ गया और यहाँ प्लस आयन जो है ये टूट करके धीरे धीरे क्या हो जानते हैं, धीरे धीरे ये जिंक राड ये टूटेगा, धीरे धीरे ये जिंक राड टूटेगा, और टूटने के बाद एक स्टेज ऐसा आएगा, ये जिंक राड जो है जिंक +2 आयन में टूट करके, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर के कॉपर यहाँ पे, और आपको मालूम है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि खा पीकर मोटा हो जाना, तो कॉपर ऐसे मोटा हो जाएगा, यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ कॉपर हो जाएगा यहाँ पे, इस इलेक्ट्रोड पे, और ये बेचारा जो है, जिसे कहते हैं त्याग करते करते धीरे धीरे एक ऐसा आएगा कि कुपोषण की बीमारी जैसे हो जाती है, आदमी के दुबला पतला दिखाई देने लगता है, वैसे ही ये खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब डिसॉल्व हो जाएगा। फिर अगर आपको ये फंक्शन करना है तो इस इलेक्ट्रोड को और इस इलेक्ट्रोड को चेंज करेंगे, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हमने कहा ना साल्ट ब्रिज का यहाँ फंक्शन अब क्या होता है, तो साल्ट ब्रिज के लिए हम लोग यहाँ पे आइए देखते हैं। साल्ट ब्रिज में हमने आपसे बताया था, एक यू आकार की ट्यूब होती है, और उस यू आकार के ट्यूब में आपका क्या चीज है, देखिए हमने बताया था यू आकार की ट्यूब लिया, जिसमें सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल आपने यहां पे किया है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया है साल्ट ब्रिज, एंड इट्स फंक्शन, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आपने इस्तेमाल किया है, ठीक, और उस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में आपने KCl भी यूज किया है, KNO3 भी यूज किया है, अमोनियम नाइट्रेट भी यूज किया है, ये सारे आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं। अब इसकी सबसे खास बात क्या है,
हम ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जो इनर्ट इन नेचर हो, मतलब किसी भी कंटेनर में जाकर रिएक्शन ना करे, और साथ ही साथ जो है जो इसके जैसे टर्म होता है आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, जो इसकी आयनिक मोबिलिटी है, आयनिक मोबिलिटी जो होती है इसकी ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। ये दोनों सेम होना चाहिए, शर्त है इसकी, कंडीशन है। और आप जानते हैं आयनिक मोबिलिटी को हम लोग एक और नाम देते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसफेरेंस नंबर, ट्रांसफेरेंस नंबर या ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, ट्रांसफरेंस नंबर या ट्रांसपोर्ट नंबर। तो हम ये कह रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट नंबर है कैटायन का वो किसके बराबर होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। ये शर्त होती है, अगर ये शर्त है तभी वो इलेक्ट्रोलाइट जो है साल्ट ब्रिज में इस्तेमाल किया जाएगा, अन्यथा साल्ट ब्रिज में उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये आपने लिया इस चीज को। अब इसके बाद हम लोग जो है आपको मालूम है इस साल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या है। साल्ट ब्रिज का जो मेन फंक्शन है, आप बिना साल्ट ब्रिज की सहायता से आप जानिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो हाफ सेल दिखाए हैं आपने, उसकी सर्किट कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो यानी टू कंप्लीट द, ये फंक्शन है भाई, फंक्शन टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सर्किट को। दूसरा, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर आपको याद हो तो यही तो आपने लिया था, ये था और ये यहाँ पे साल्ट ब्रिज था, ये साल्ट ब्रिज था। तो साल्ट ब्रिज यहाँ पे किसकी आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, Zn2+ आयन कंसंट्रेशन हाई हो गई। यहाँ पे कॉपर 2+ आयन कंसंट्रेशन क्या हो गई, लो हो गई। तुरंत ये कंटेनर साल्ट ब्रिज को एक इंफॉर्मेशन देगा कि भाई हमारे पास पॉजिटिव आयन बढ़ गया है, और पॉजिटिव आयन बढ़ गया है तो उससे हमारे सॉल्यूशन के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया। तो ये तुरंत उसको न्यूट्रल करने के लिए यहां से क्या भेजेगा, 2+ आयन है तो 2Cl- इधर मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। ये बताएगा कि हमारे पास जो है प्लस आयन कम हो गया है, प्लस आयन कम हो गया तो इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इधर से कौन चलेगा, 2K+ आयन जाएगा इस सॉल्यूशन में और इस तरह से मूवमेंट करेगा। जैसे ही आपका ये इधर जिंक रॉड है ना, इधर जिंक रॉड है और इधर कौन सा है, कॉपर रॉड। जैसे ही आपका ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, आपको मालूम है करंट का फ्लो होगा। मतलब हमारा कहने का, जैसे ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई, वैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। और करंट का फ्लो देखिए, आपने बताया इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। तो करंट जो होता है जस्ट अपोजिट, कैथोड से एनोड की तरफ। यानी इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो जो है करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होगा। और इस करंट को आप ऑब्जर्व कहां करेंगे,
जो यहाँ पे आपने एमीटर लगाया हुआ है उस एमीटर पे डिफ्लेक्शन होगा और डिफ्लेक्शन की सहायता से आप पता कर सकते हैं कि वहां पे कितने वोल्ट का जो है करंट फ्लो कर रहा है और इस तरह से पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो है परफॉर्मेंस कंप्लीट होता है। इसमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हम लोग करते हैं। ठीक है भाई, तो अगर आप इस पूरे रिएक्शन का जो नेट रिएक्शन देख रहे हैं, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस आयन गिव्स जिंक 2 प्लस आयन एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। आप देखिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हुआ जिसमें एनोड भी है, कैथोड भी है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। और इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आपने बताया इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो हो रहा है, जिसको आप किस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, एमीटर में ऑब्जर्व कर रहे हैं। और नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया गया 1.10 वोल्ट के लगभग जो है करंट का फ्लो इसमें होता है। ये एक्सपेरिमेंटली डेटा है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये फिजिक्स में जब प्रैक्टिकल लैब में कराया जाता है तो वहां पे इन सभी चीजों को आपको बताया भी जाता है, इनको आप ऑब्जर्व भी करते हैं। तो हमने आपसे कहा यहाँ पे जो भी चीजें आती है, जैसे आपने ऑब्जर्व किया, आपने कहा यही चीज ना, जिंक सॉलिड जो रिएक्शन इसका है नेट, कॉपर 2 प्लस आयन एक्वस कन्वर्ट हो रहा है Zn 2 प्लस आयन एक्वस और प्लस कॉपर सॉलिड। अगर आप यहां पे देख रहे हैं, ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो आपने इसे क्या कहा, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई, ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे एनोड कौन है, ये आप देख रहे हैं। एनोड जो है वो जिंक की रॉड बिहेवियर शो कर रहा है, जिंक। और कैथोड कौन है, कॉपर की रॉड। और अगर इसी को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस पूरे रिएक्शन को हम लोग, इस पूरे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर इसी को रिप्रेजेंट करना चाहें आप, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप जान रहिए, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे आप करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इसी पे बेस्ड जो है आपको न्यूमेरिकल आगे दिखाई देते हैं, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कैसे क्या चीज होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, तो इसमें देखिए क्या कहा हमने कि जैसे आपने रिएक्शन लिया, ये रिएक्शन है, एग्जाम्पल यही दे रहे हैं। तो आपने कहा जिंक जो है वो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस आयन। और उसके बाद आपने साल्ट ब्रिज लिया, 2 लाइन साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। और जो आयन रहेगा हमेशा एक्वस फॉर्म में दिखाएंगे उसे। और कॉपर 2 प्लस आयन एक्वस, ये कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड। यानी ये आपका जो है ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होता है, एनोड। कैसे जाना आपने, आओ सीआर बताया है, आओ सीआर और लियो गर। और उसके बाद जो है ये आपका जो है रिडक्शन हो रहा है। कैसे हम लोग जान रहे हैं रिडक्शन हो रहा है, प्लस चार्ज घट रहा है, प्लस चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। और ये जो है आपका कैथोड की तरह एक्ट करेगा, ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में ले सकते हैं। एनोड पहले आता है, यानी एनोड पहले आएगा, और ए, एनोड का मतलब ए पहले आ रहा है। कैथोड सी बाद में आता है, इसलिए कैथोड को हम लोग हमेशा क्या करेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड में जो है एनोड रहेगा, ये हमेशा लेफ्ट और ये हमेशा राइट हैंड साइड में रहेगा भाई। और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। और आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे होता है, यानी एनोड से कैथोड की तरफ, और जो करंट का फ्लो होता है ये आता है। और ये जो दो लाइन आपने दिखाया है, ये जो दो लाइन है, इसे आप क्या बताते हैं? साल्ट ब्रिज। ये दो लाइन आपको साल्ट ब्रिज दिखाता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, और आपको अधिकतर दिया जो जाएगा वो इसी आधार पे, एनोड कैथोड और सेपरेटेड बाय साल्ट ब्रिज। एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एनोड लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होगा, रिडक्शन कैथोड राइट हैंड साइड में। एनोड अल्फाबेट ए पहले आता है, इसलिए एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, और कैथोड बाद में आता है, इसलिए कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड में आएगा। इस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके आधार पे जो है हम लोग इसको, इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप पढ़िए, देखिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट में हम आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिटेल में बताएंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर धीरे धीरे ऐसे स्टेप बाय स्टेप चल जाता है। थैंक यू।